गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 3 हमारी है बहुपद। अब बहुपद क्या होता है हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था और 8th क्लास में, यानी 8th क्लास में भी के अंदर भी है और ये 9th क्लास के अंदर भी है और ये अभी 10th क्लास के अंदर भी है। तो बहुपद कहते किसे है? देखो बहुपद यदि बीजीय व्यंजक, अब आपको पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। यदि आपको बीजीय व्यंजक का ही पता नहीं तो क्या आप बहुपद नहीं बता सकते। देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है, आपने 9th क्लास और 8th क्लास के अंदर पढ़ा था चर और अचर, पढ़े थे ना। चर पद किसे कहते हैं, अचर पद किसे कहते हैं, पढ़ा होगा। चर पद तो 9th क्लास के अंदर चर किसे कहते हैं? जिन पदों को हम अपनी स्वेच्छा से बदल सकते हैं वो चर कहलाते हैं, और अचर जिनको हम अपनी स्वेच्छा से नहीं बदल सकते वो क्या कहलाते हैं? अचर। देखो कैसे, जैसे चर को मैंने एक और भी परिभाषा बताई थी इसकी, याद रखो। चर जिनको हम आसानी से चर सकते हो तो चर, और अचर जिनको हम नहीं चर सकते हो अचर। जैसे याद करने के लिए था, चर तो कौन से हो गए? ए जेड, ए से लेकर जेड तक सभी क्या है? चर है, क्योंकि सभी से अक्सर इनको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से चल सकते हैं। अचर जो काउंटिंग होती है, अचर यानी 1 2 अनंत तक, इन्हें हम आसानी से क्या नहीं कर सकते? चर नहीं सकते ना। ये तो मैंने याद करने के लिए बताया था ताकि याद हो जाए आसानी से। जब इसकी परिभाषा आती है तो चर तो वो होंगे जिनको हम अपनी स्वेच्छा से बदल सकते हैं, और अचर जिनको हम अपनी स्वेच्छा से बदल नहीं सकते। जैसे x² + y² और मैं इसकी जगह ना a² + b² कर दूं, कोई प्रभाव करना पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हम इनको अपनी स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। यानी चर को तुम क्या कर सकते हैं? अपनी स्वेच्छा से बदल सकते हैं, और अचर को हम अपनी स्वेच्छा से नहीं बदल सकते। जैसे देखो ये आ गया 2 गुणा में x आ गया। अब देखो, अब हम 2 को 3 में थोड़ी ना बदल सकते हैं, 3 गुणा x। अब देखो इसका मान जो प्राप्त होगा वो तो 2x होगा, इसका मान प्राप्त होगा वो क्या होगा? 3x। क्या दोनों बराबर बढ़ रहा है? नहीं है। तो हमें अचर को अपनी स्वेच्छा से नहीं बदल सकते, वो क्या कहलाता है? अचर में हम किसी पद को अपनी स्वेच्छा से नहीं बदल सकते। अब आगे बीजीय व्यंजक। चर और अचर दोनों के गुणनफल, जैसे चर तो क्या आ गया? x आ गया, अचर आ गया 2 आ गया, तो ये क्या हो गया? 2x, और 2x क्या हो गया? ये बीजीय व्यंजक। क्या हो गया? ये बीजीय व्यंजक। यानी चर एवं अचर के गुणनफल को हम क्या कर सकते हैं? बीजीय व्यंजक कह देंगे ना। तो यानी यदि बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक तो आपको पता होना चाहिए चर और अचर के गुणनफल को बोल रहा है। में चर की सभी घात ऋणात्मक नहीं हो, यानी कहने का मतलब चर कौन सी हो गई? x y z, ये सभी क्या है? चर की सभी घात बीजीय व्यंजक के अंदर, जैसे ये बीजीय व्यंजक हो गया ना, ये सभी, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में चर की सभी घात, चर की क्या सभी घात ऋणात्मक नहीं होगी, बल्कि किसकी होगी? प्लस की होगी। देखो सभी क्या है? प्लस के ना, यानी ऋणात्मक नहीं होगी बल्कि किसकी होगी? धनात्मक एवं पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। यानी कहने का मतलब है बीजीय व्यंजक के अंदर, जो बीजीय व्यंजक होता है ना, उसके अंदर चर की सभी घात धनात्मक एवं पूर्ण संख्या होती है, वो क्या कहलाती है? वो बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर है y⁻² बहुपद नहीं है। क्यों? क्यों? यहाँ पे घात किसकी आ गई? माइनस, यानी ऋणात्मक आ गई, जबकि y⁻² बहुपद है ना। क्यों? क्योंकि इसकी घात क्या हो गई? धनात्मक, और जिसकी घात धनात्मक होती है वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। दूसरा देख लो, x⁻² अब बताओ 1/2, यानी 1 में हम 2 का भाग देंगे
तो 0.5 आएगा। अब ये x की घात 0.5 यानी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती है, यानी वो पूर्ण संख्या होती है, बल्कि पॉइंट के अंदर नहीं होती है। तो यहाँ पर तो क्या आ गया? पॉइंट में आ गया मान। तो x की पावर 1/2 बहुपद नहीं है, जबकि x की पावर 2 क्या है? बहुपद है। और बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद 2 प्रकार का होता है। यानी बहुपद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। तो हमारे पास यहाँ पे घात के आधार पर देखना है। किसके आधार पर? घात के आधार पर। हमें इस एक्सरसाइज के अंदर घात के आधार पर देखना है, यानी घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। याद रखना, घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार का होता है और पद के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। यानी घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। सबसे पहला प्रकार होता है रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। देखो नाम से ही पता चलता है, द्विघात जिनमें 2 घात होंगी, त्रिघात जिनमें 3 घात होंगी, और रैखिक बहुपद यानी जिनमें 1 घात होगी। इसे हम एक घात बहुपद नहीं बोल सकते, बल्कि इसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। देखो x + 1, यहां पे देखो x + 1 और x की घात कितनी है? यहाँ पे x की घात कितनी है? यहाँ पे x की घात तो क्या है? 1 ही है। तो ये कौन सा है? ये है रैखिक बहुपद। कौन सा है? रैखिक बहुपद। अब द्विघात बहुपद। अब यहां पे x की घात कितनी है? 2, तो कौन सा है? द्विघात, यानी जिसमें चर की घात क्या हो? 2 हो, तो कौन सा कहलाता है? वो द्विघात बहुपद कहलाता है। यहां पे देखो x की घात 3, अधिकतम x की घात कितनी है? 3, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया त्रिघाती बहुपद। कौन सा है? त्रिघाती बहुपद। इससे अगला टॉपिक है बहुपदों के शून्यांक। अब बहुपदों के शून्यांक काम में आएंगे यहाँ पे, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो बहुपदों के शून्यांक होते क्या है? बहुपद f(x) का मान। इन देखो सबसे पहले मैं समझा देता हूं। जैसे हमें कोई समीकरण दे दिया, यानी हमें कोई बहुपद दे दिया, और उस बहुपद में हम x का मान रखेंगे ना। जब x का मान रखेंगे तो जो बहुपद है उसका पूरे का मान क्या हो जाना चाहिए? 0। क्या हो जाना चाहिए? 0। और जब 0 हो जाता है तो वही उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यांक कहलाता है। यानी कहने का मतलब जब x का मान रखेंगे ना, तो उस जो हमें बहुपद दिया गया उसका मान पूरे का 0 हो जाएगा, तो वो उसका क्या है? शून्यांक है। यानी बहुपद f(x) का मान x के जिस मान के लिए 0 प्राप्त होता है, यानी x का वो मान जब हम इसके अंदर x का मान रखेंगे और उस पूरे का मान क्या आ जाए? 0 प्राप्त हो, x के उन मानों को बहुपद f(x) के क्या कहते हैं? शून्यांक। यानी f(x) का मान क्या हो जाए? 0। देखो एग्जाम्पल, जैसे ये आ गया 2x² + 2x + 1, यानी ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक बहुपद दिया गया, ये बहुपद है, और इस बहुपद के अंदर हम क्या मान रखेंगे? x का एक ऐसा मान रखेंगे, x का एक ऐसा मान रखेंगे, जब इसके अंदर रखेंगे ना तो इस पूरी समीकरण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
शून्य हो जाएगा। तो वो हमारा क्या है, जो जब शून्य प्राप्त हो जाएगा तो x का जो मान रखा, जैसे x का कोई मान रख रहे हैं, जैसे हमने x का मान रख लिया 1 रख लिया, क्या रख लिया था 1, और 1 रखने पे है ना उसका पूरे का मान क्या हो गया 0। तो ये 1 है ना उस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। बस यही कहने का मतलब है, यानी बहुपद f का मान x के जिस मान के लिए शून्य प्राप्त होता है, x उन मानों को बहुपद f के शून्यांक कहते हैं। बहुपद के शून्यांकों की संख्या इसकी उच्चतम घात के बराबर होती है, जैसे x² प्लस x प्लस 1, और x की अधिकतम घात कितनी है 2, कितनी है अधिकतम घात 2। तो इस समीकरण के 2 ही शून्यांक प्राप्त होंगे। तो देखो बहुपद के शून्यांकों की संख्या इसकी उच्चतम घात के बराबर होती है, यानी उच्चतम घात 2 है। जैसे एक द्विघात बहुपद के, यानी ये द्विघात समीकरण तो द्विघात की बहुपद तो है, यानी अधिकतम घात कितनी है 2। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया द्विघात बहुपद। हमने पीछे भी पढ़ा था, उदाहरण बताया था ना, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात। जैसे द्विघात में मैंने ये बताया था। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है ना, तो द्विघात बहुपद की अधिकतम 2 शून्यांक होंगे, यानी इसकी अधिकतम घात 2 है ना, तो इसके शून्यांक भी कितने प्राप्त होंगे, 2 ही प्राप्त होंगे। अब इसके बाद आता है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। हमारे पास सबसे पहले हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांक। और शून्यांक जो हमारे 2 प्राप्त होंगे ना, उनको हम जोड़ेंगे और गुणा करेंगे। उसके बाद हमें सत्यता की जांच करनी है, यानी ये होते हैं सूत्र। जब शून्यांकों का योग ज्ञात करते हैं ना, तो उसका सूत्र होता है माइनस कोष्टक x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, और शून्यांकों का गुणनफल होता है अक्षर बटे x² का गुणांक। अब देखो मैं समझा देता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक बहुपद fx बराबर दे दिया 3x² प्लस 5x माइनस 2, और इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। और जब हम इनके शून्यांक ज्ञात करेंगे, हमें इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे ना, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अधिकतम घात 2 है, तो इसके शून्यांक भी कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे। और शून्यांक ज्ञात करेंगे तो fx की जगह हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 शून्यांक प्राप्त होंगे, और उन दोनों शून्यांकों को जोड़ेंगे तो कुछ क्या योग आता है वो देखेंगे, उनका गुणा करेंगे तो क्या योग आता है वो देखेंगे। उसके बाद हमें उनकी जांच करनी है कि सत्य है या असत्य है। जब ये 2 मान प्राप्त हुए थे ना, योग और गुणा, वो देखेंगे कि सत्य है या असत्य है। तो उसको देखने के लिए हमारे पास ये 2 सूत्र काम में लेने पड़ेंगे। शून्यांकों का योग के लिए तो माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, और गुणनफल के लिए अचर पद बटे में x² का गुणांक। देखो x का गुणांक, यानी यहाँ पे x का गुणांक, यानी x किससे गुणा होगा, 5 से माने, तो -5 बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है 3, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा योगफल यह आया है। और हम शून्यांक निकालने के बाद उनको जोड़ेंगे तो योगफल यही आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत है। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल याद करेंगे तो अक्षर पद हमारे पास क्या है, देखो -2। अक्षर पद हमारे पास क्या है, -2 बटे में x² का गुणांक क्या है 3, यानी गुणनफल हमारे पास है यह। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना, शून्यांकों के योगफल के लिए ये सूत्र काम में लेंगे, शून्यांकों के गुणनफल के लिए ये सूत्र काम में लेंगे। अब क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1। अब जो हमने पीछे जो चीजें देखी है वो अब समझ में आ जाएगी। वो तो पहली बार थी
तो आपको पता नहीं समझ में आया नहीं है। अब हम क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी वो सारी चीजें कि मैंने क्या बताया था। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है निम्न द्विघात। अब द्विघात मतलब वो द्विघात बहुपद रहेगा। द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, इसके शून्यांक ज्ञात करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि द्विघात में अधिकतम घात 2 है, तो इसके शून्यांक भी कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले तो हम इसको मानेंगे, ये हमारे पास बहुपद है ना, माना fx बराबर मान लिया इसको, fx बराबर क्या मान लिया 4x स्क्वायर प्लस का 8x। इसको और सोल्व कर लो। देखो 4 इसमें भी x इसमें भी 4 इसमें भी x इसमें भी 4x को क्या कर लो बाहर ले लो, तो यहाँ तो क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 2। यानी हमारे पास fx बराबर कितना है 4x कोष्टक में x प्लस 2, और इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। अब हमें शून्यांक ज्ञात करना है। अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है हमें इसका क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है, यानी जो बहुपद है fx इसका हमें शून्यांक ज्ञात करना है। यानी बहुपद है fx के शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें fx बराबर क्या रखना पड़ेगा 0 ना। ज्ञात करने के लिए fx बराबर 0 रखना पड़ेगा ना। यानी fx अगर उसकी जगह क्या रखेंगे 0, तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे ना। देखो इसकी जगह 0 रख लो, तो 0 बराबर 4x और x प्लस 2। अब देखो यहां से 2 पर, एक तो सबसे पहले तो आप 4x है ना, 4x को आगे भेजिए, 4x गुणा में इस साइड में आएगा तो भाग में आएगा, और 0 के अंदर 4x का भाग देंगे तो 0 ही बचेगा, और यहाँ पे कर देना बटे में 4x कर दिया, और यहाँ क्या है x प्लस 2। अब ये तो 0 हो गया और x प्लस 2, तो x का मान क्या आ जाएगा, ये 2 इस साइड में आएगा तो माइनस का ना, तो एक बार तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 2। कितना आ गया माइनस का 2। क्यों, क्योंकि पहली बार हमने 4 को इस साइड में भेजा था, 4x को इस साइड में। अब आप है ना x प्लस 2 को इस साइड में भेज दो, यानी अब की बार क्योंकि हमारे पास 2 है यहाँ पे, एक बार तो 4x को आगे भेजेंगे और एक बार x प्लस 2 को। जब हमने 4x को आगे भेजा तो x बराबर माइनस का 2 आ गया। अब हम x प्लस 2 को आगे भेज देंगे, x प्लस 2 को आगे भेज देंगे और इस साइड में बच जाएगा 4x, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, और 0 बराबर 4x। अब 4 को इस साइड में भेज देंगे तो ये भी दोनों गुणा में है, तो x बराबर क्या आएगा 0। यानी x जो हमारा बहुपद है उसके क्या आ गए 2 शून्यांक आ गए, जो हमारा बहुपद है उसके क्या आ गए 2 शून्यांक आ गए ना। यानी fx के शून्यांक कौन कौन से हैं, लिख दो fx के शून्यांक 0 तथा -2 है। fx के शून्यांक कितने हैं 0 तथा -2। यानी सबसे पहले हमें शून्यांक ज्ञात करना पड़ेगा। हमने शून्यांक को क्या कर दिया ज्ञात कर दिया, यानी शून्यांक को क्या कर दिया ज्ञात कर दिया। फिर से देखो सबसे पहले हमें जो बहुपद दिया गया उसको हम fx मान लेंगे, तो fx बराबर हमने मान लिया। अब हमें पता है कि इसका हमें शून्यांक ज्ञात करना, fx के लिए शून्यांक ज्ञात करना, तो fx बराबर हम 0 रखेंगे। हमने यहाँ पे fx बराबर 0 रख लिया, और 0 बराबर हमारे पास ये है। अब दिख ही रहा है कि हमारे पास 2 पार्ट है, एक तो ये रहा एक ये रहा। एक बार इसको आगे भेज देंगे, एक बार इसको आगे भेज देंगे, तो हमें मान भी 2 प्राप्त होंगे। सबसे पहले हमने 4x को आगे भेजा तो ये पूरा 0 हो गया, इस साइड में x प्लस 2 बच गया। अब 2 को आगे भेजेंगे तो माइनस का, एक बार तो x बराबर माइनस का 2 आ गया। अब x प्लस 2 को आगे भेज देंगे तो इस साइड में 4x बच जाएगा, तो ये 0 बराबर 4x। अब 4 को इस साइड में भेजेंगे तो भाग में आएगा, और 0 में 4 का भाग देंगे तो फिर से, तो x बराबर 0। तो fx के
शून्यांक कौन कौन से हो गए? 0 तथा -2। हमने शून्यांक तो ज्ञात कर दिए ना। अब शून्यांक ज्ञात कर दिए, अब हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। करिए ना, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। शून्यांकों का योग, पहले आप शून्यांकों का योग करो, दोनों को जोड़ो। देखो 0 और जोड़ेंगे, ये माइनस का 2 है तो ये माइनस का 2, 0 में से माइनस का 2 जाएगा, माइनस का 2 ही बचेगा। यानी हमारे पास योग तो कितना है? माइनस का 2। और शून्यांकों का गुणा करके देखो, शून्यांकों का गुणा, यानी 0 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी 0 को -2 से गुणा करेंगे तो 0। यानी हमने ये तो योग तो जो हमारे शून्यांक है तो उनका कर लिया। अब सूत्र के अकॉर्डिंग और करके देखेंगे। अतः जो सूत्र है ना उसके अनुसार और देखेंगे। अतः शून्यांकों का योग, और शून्यांकों के योग के लिए क्या सूत्र बताया था मैंने? -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब देखो ये तो माइनस ऑलरेडी है सूत्र के अंदर, माइनस x का गुणांक, और जो हमारा fx क्या था? देखो fx हमारा क्या था? ये था ना हमारा fx, यही तो था fx हमारा ये था। तो x का गुणांक, x के साथ क्या गुणा हो रहा है? x के साथ क्या गुणा हो रहा है? 8 ना, तो 8 बटे में x² का गुणांक, और x² के साथ क्या गुणांक है? 4। 4 गुणी 8 यानी -2। और प्रश्न के अनुसार हमारा योग कितना है? -2। और जो हमने सूत्र था उसके अंदर रखा तो भी योग कितना आ रहा है? -2, क्योंकि सत्यता की जांच योग की तो हो गई। अब करेंगे गुणा, और शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों के गुणनफल के लिए क्या सूत्र होगा? अक्षर पद बटे में x² का गुणा। देखो यहाँ पे अक्षर पद तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो हम तो क्या मानेंगे? 0 मानेंगे, क्योंकि 0 है तभी तो हम नहीं दिखाया वो। यदि 0 नहीं होता, 1 होता तो वो दिखाता। तो इसका मतलब अक्षर पद तो हमारा क्या है? 0। x² का गुणांक क्या है? 4, और 0 में 4 का भाग देंगे तो 0। यानी हमने जो शून्यांक निकाले थे प्रश्न के अनुसार हमने योग किया तो -2 आया, गुणा किया तो 0 आया, और सूत्र में रखा तो योग -2 आया और गुणनफल कितना है? 0। अतः हमने किसकी जांच कर दी? सत्यता की जांच कर दी। अब कल इससे अगले क्वेश्चन करेंगे। पहला ही क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और यदि आज समझ में नहीं आए तो एक बार ध्यान से देखना। जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं सबसे पहले उनको देखना, क्योंकि थ्योरेटिकल है और ये हमने निकाल के देखा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन देखो मैं आपको दे रहा हूं, इसी के अकॉर्डिंग करके देखना। आप एक बार निकाल लो तो एकदम आसान हो जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ये। देखो एक क्वेश्चन आप निकालना, और कल मैं बता भी दूंगा एक क्वेश्चन दोबारा। मैं छोड़ो बेसिक बातें बता दूंगा। 4x² माइनस 4x और प्लस का 1। देखो सबसे पहले तो आपको किसके बराबर मानना है? इसको fx के बराबर मानना है। सबसे पहले किसके बराबर मानना है? fx के बराबर मानना है। fx के बराबर मानने के बाद हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, और शून्यांक ज्ञात करेंगे तो हम fx बराबर 0 मानेंगे। अब देखो यहां पे जो हमें व्यंजक दिया गया है इसके गुणखंड कर लो, यानी इसके आप टुकड़े करो। यानी 4x² माइनस 4x और प्लस का 1 है, तो 4 एकम 4। सबसे पहले तो इस 4x का ऐसा टुकड़ा करो, जब गुणा करें तो 4x² होना चाहिए, और जोड़े तो -4x। तो देखो
आप सबसे पहले आकाश मानोगे ना, इसके ऊपर टुकड़ा करना बता देता हूँ मैं आपको। 4x² माइनस 2x और माइनस का 2x और प्लस का 1, 2x बाहर ले लो तो 2x बचा, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 ले लो बाहर, 2x और माइनस का 1 बचा। एक तो 2x माइनस का 1 है और 2x माइनस का 1, यानी fx बराबर क्या आ गया, 2x माइनस का 1, 2x का माइनस का 1। इसके बराबर 0 मान लेना, एक बराबर इसके बराबर 0 मान लेना, एक बार इसके बराबर 0 मान लेना। तो हमारे पास कितने शून्यांक आएंगे, 2, और 2 शून्यांक आएंगे, उनका आपको योग करना है, उनका योग करके गुणा करके देखना है। बाद में सूत्र में देखना कि इनका योग क्या रहा और गुणा क्या रहा। बस कल बताते हैं।